हेलो बच्चों, दिस इज योर लखन भैया एंड वेलकम टू अवर चैनल एक्सेलेशन क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th की फिजिक्स का लेक्चर 3 करने वाले हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आज लेक्चर 3 देखेंगे जिसमें हम डायमेंशंस के बारे में देखेंगे और डायमेंशंस के एनालिसिस के बारे में देखेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे ताकि हमें एक भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे अगर एक दो लेक्चर लगा के करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आगे चलते हैं। देखो, हमने पिछली क्लास में हमें ये डायमेंशन निकालनी रह गई थी, तो हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। सो डायमेंशन देखो कैसे निकालते हैं। देखो समझना, मोमेंटम है। अब मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी? मोमेंटम की डायमेंशन के लिए पहले मोमेंटम का फॉर्मूला लिखो। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो, मास इंटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है, तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? मास की डायमेंशन क्या होती है? एम। मास की डायमेंशन क्या होती है? एम। वही वेलोसिटी की डायमेंशन होती है Lt-1, जैसे कि हमें याद था। सो ये होगी डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम। अब सिमिलरली फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? देखो, फोर्स की डायमेंशन में फोर्स का फॉर्मूला एम ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी डायमेंशन बन जाएगी, इसकी डायमेंशन बन जाएगी एफ इज इक्वल टू एम ए, जो होता है मास की डायमेंशन होती है एम, एंड इसके बाद एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है Lt-2। सो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mLt-2। सिमिलरली वर्क। अब वर्क देखो, वर्क क्या होता है? वर्क को समझो। वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब इसका जो डायमेंशन आएगा वो कुछ ऐसा होगा। फोर्स का डायमेंशन देखो, पहले फोर्स का लिखो mLt-2। सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है वो है एल। ठीक है, ओवरऑल जो डायमेंशन बन जाएगी वर्क की वो आ जाएगी mL2T-2। ये डायमेंशन आ गई वर्क की। ठीक है, ये भी बहुत इजी थी। सिमिलरली एनर्जी की डायमेंशन देखेंगे। देखो, एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बहुत सारी होती है फिजिक्स में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कोई सी भी एनर्जी यूज कर सकते हैं। जैसे हम यूज कर लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो, हाफ एम वी स्क्वायर से कैसे निकालेंगे? देखो समझो, इसको देखो। देखो, नंबर यानी कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। सो एम, एम की डायमेंशन यानी मास, मास की डायमेंशन होगी एम। सिमिलरली देखो, वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी Lt-1 एंड देन होल पे स्क्वायर। ठीक है, तो ओवरऑल जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी? एम एल, एल की स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के पास जाएगा, देन टी की पावर -2। सो डायमेंशन ऑफ द एनर्जी 1 2 -2। डायमेंशन फॉर्मूला एम में 1, एल में 2 एंड टी में -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एनर्जी। देन नेक्स्ट पे चलते हैं पावर। अब पावर के बारे में देखते हैं, पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। देखो, अब वर्क का, देखो वर्क की डायमेंशन क्या होती है? mL2T-2। सो वर्क की जगह mL2T-2 लिख लेंगे। mL2, एक सेकेंड, mL2T-2। ठीक है, सिमिलरली नीचे किसकी डायमेंशन लिखनी है? टाइम की। अब देखो कैसे होगा। mL2T-2 ऑलरेडी है, अब ये T इसकी पावर 1 है, ये पावर -1 लेके ऊपर जाएगा। अब पावर ऑलरेडी ऐड हो जाएंगी। देखो, डायमेंशन क्या आएगी? m की पावर 1 और l की पावर 2 आ जाएगी। देन उसके बाद t की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगी। ठीक है, तो पावर की जो डायमेंशन आएगी दैट इज mL2T-3। ठीक है, ये समझ आया। देन इसके बाद प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को समझते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है mL-T-2, ये फोर्स होता है। एरिया को कैसे लिखा था हमने? एल की स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाएगा mL-T-2 इंटू में एल की पावर -2 ऊपर चले जाएगी। देन
प्रेशर की जो डायमेंशन बनेगी दैट इज एम एल, देखो एम की पावर यहाँ 1 है, तो ओवरऑल जो डायमेंशन आएगी एल की -1, देन टी की -2, टी की -2, ये जो डायमेंशन हो गई है ये प्रेशर की हो गई है। ठीक है, अब समझते हैं। देखो हमने डायमेंशन सारी निकाल ली है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। अब डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? देखो एंगल की कभी डायमेंशन नहीं आएगी, साइन थीटा कॉस थीटा लाइक इन सब की डायमेंशन कभी नहीं आएगी। सॉलिड एंगल की डायमेंशन नहीं होती है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डायमेंशन नहीं होती, जैसे e की पावर x टाइप, इनकी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, सिमिलरली आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में हमें क्या देखना है? टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी। देखो इसकी 3 एप्लीकेशन होती है, पहले ये समझो। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में ध्यान से समझना। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस को ये देखो, इसकी 3 एनालिसिस होती है, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब समझो पहली क्या कहती है? पहली कहती है टू कन्वर्ट करना है किसी फिजिकल क्वांटिटी को फ्रॉम वन सिस्टम, एक सिस्टम से, वन सिस्टम ऑफ यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि n1 u1 लेके जाना है n2 u2 में, और ये तो हमने कर लिया था। तो फर्स्ट एनालिसिस हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इस पे डबल टिक कर देते हैं, ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। ये कहता है कि हमें किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस को चेक करना है। अब वो कैसे करेंगे वो सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो सेकंड एनालिसिस कहता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। अब हमें किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस चेक करनी है। ठीक है, अब करेक्टनेस चेक करने के लिए हमें उसकी हर एक डायमेंशन को देखना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब देखो ये एक इक्वेशन की मोशन है। हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेक द डायमेंशन एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की डायमेंशन एक्यूरेसी के बारे में बताना है। अब थोड़ा सा समझो इसमें करना क्या है। ये देखो ये ये देखना है कि ये फिजिकल रिलेशन क्या करेक्ट है या नहीं है। तो अगर ये करेक्ट है तो हमें क्या चेक करना है? हमें इसकी हर एक टर्म की डायमेंशन को चेक करना है, यानी हर एक टर्म की डायमेंशन बराबर होगी। तो चेक करते हैं। देखो इस टर्म की डायमेंशन इस टर्म की डायमेंशन के बराबर होगी। ठीक है, और जब ये वाली डायमेंशन बराबर होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके बराबर आ जाएगी। देखते हैं एस की डायमेंशन। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है एल। ठीक है, अब यूटी की बात करते हैं। यूटी क्या होता है? देखो यू होता है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होती है, लेकिन होती है वेलोसिटी है, तो एम एल टी -1 इसकी ये हो गई। देन टी साथ में है, तो ओवरऑल जो यूटी की डायमेंशन हो गई है वो आ गई है एल। ठीक है, अगर हम बात करें हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन चेक करेंगे, तो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। नाउ एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी -2, सिमिलरली टी की स्क्वायर। अब देखो कट जाएगी। ठीक है, बचेगी क्या? लेंथ। देखो अब आप देखो कि हर एक टर्म की डायमेंशन करेक्ट है, हैंस दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हम कह सकते हैं ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें इक्वेशन की डायमेंशनली करेक्ट और नोट को देखना है। जैसे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हमें ये चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो अब हमें ये चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसको थोड़ा सा समझो। लेट मी गिव 1 सेकेंड। सो अब हम समझते हैं इस
इक्वेशन को डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं है। सो चेक करते हैं। देखो पहले एलएचएस देखेंगे। एल एच एस, पहले एलएचएस देखेंगे। अब देखो हमारा एलएचएस क्या है, या एलएचएस देखते हैं। तो अब एलएचएस के बारे में देखेंगे। एम जी एच। अब देखो एम क्या है, एम तो भैया मास है। एम क्या है, मास है, तो मास की डायमेंशन होती है एम। ठीक है। सिमिलरली जी क्या है, अब जी देखो, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू 9.8 होती है ना टूवर्ड्स अर्थ, -9.8 टूवर्ड्स अर्थ। माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अर्थ की तरफ जा रही होती है। तो अर्थ की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है 9.8, और वो भी एक एक्सेलरेशन है। तो जी की यूनिट एक्सेलरेशन के बराबर होगी, यानी L t-2 के बराबर होगी। बिल्कुल ठीक बात है। सिमिलरली एच क्या होती है, एच होती है हाइट, तो हाइट एक लेंथ होती है, तो उसकी डायमेंशन लेंथ के बराबर होगी। अगर आप इसकी ओवरऑल डायमेंशन के बारे में बात करें तो एम, अब देखो लेंथ और यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ होगी 2, यानी लेंथ की स्क्वायर, देन टी की पावर -2। अब देखो एम जी एच ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन आ गई ML2T-2। सो एम जी एच की तो निकाल ली। अब लेफ्ट हैंड साइड की निकाल ली, अब राइट हैंड साइड की निकालते हैं। अब राइट हैंड साइड की समझो क्या आएगी। देखो राइट हैंड साइड की होगी हाफ mv²। अब समझो न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम किसकी निकालेंगे, मास की निकालेंगे। मास की डायमेंशन होगी m, देन वेलोसिटी की L t-1, और उसके पूरे पे स्क्वायर लगा रखा है। ठीक है, आसान है। तो ओवरऑल जो डायमेंशन हो जाएगी एल की पावर 2, एम की पावर 1, एंड देन टी की पावर -2। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना अंदर पावर में जाके। ठीक है। अब देखो कि एल एच एस बराबर आ रहा है आर एच एस के, तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और हम सीधा सीधा भी कह सकते हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी है। अब एनर्जी है तो डायमेंशन बराबर होगी, तो डायमेंशन बराबर आ गई। इजी था। तो सेकंड देखो, आपने एप्लीकेशन इसकी पढ़ी कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। हमने गिवन फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस चेक कर ली, ये तो आसान था। अब हम चेक करेंगे इसकी थर्ड एप्लीकेशन को, इसको देखेंगे। थर्ड एप्लीकेशन थर्ड डायमेंशन एनालिसिस को देखेंगे, और वो क्या कहता है, टू डराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, और यही हम आज करने वाले हैं। सो इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, क्वेश्चन से बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले, हाँ एक सेकेंड, हमें वो उसकी थर्ड एनालिसिस नहीं करनी है, हमें पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझना है। पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म की डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड। यानी अगर मैं बोलूं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u प्लस ए टी में u की डायमेंशन v की डायमेंशन के बराबर होगी, और ए टी की डायमेंशन v की डायमेंशन के बराबर होगी। यानी ये कह रहा है कि किसी भी फिजिकल रिलेशन के अंदर, किसी भी फिजिकल इक्वेशन के अंदर हर एक टर्म की डायमेंशन एलएचएस और आरएचएस में बराबर होगी। यानी u की डायमेंशन v के बराबर, एटी की डायमेंशन v के बराबर। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, और हम उस क्वेश्चन को ट्राई करके, और ये पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी की हमें डायमेंशन निकालनी है। ठीक है। अब समझो ए बी सी की डायमेंशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। अब इसने गिवन फिजिकल इक्वेशन दे दिया। अब देखो एफ इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर। अब समझो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है वेयर फोर्स, एफ इज द फोर्स, एफ जो है फोर्स है, एंड टी इज टाइम, टी टाइम है। ठीक है, समझ आ गया भाई। अब देखो समझते हैं, हमें ए और बी और सी की डायमेंशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो जो एटी की डायमेंशन है, एटी की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होगी, एटी की डायमेंशन फोर्स के बराबर होगी। वही तो बोला, इसकी एलएचएल की जितनी भी डायमेंशन है वो आरएचएस, आरएचएस की जितनी भी डायमेंशन है वो एलएचएस के बराबर होगी। तो अब देखो एटी की डायमेंशन है वो फोर्स के बराबर होगी। ठीक है। अब देखो हमें एटी की डायमेंशन निकालनी है ए की, तो ए को अकेला कर देंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। अब देखो फोर्स डिवाइडेड बाय क्या टाइम क्या होता है, एम एल। देखो
फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे अब यहाँ पे हम mlt-2 लिखेंगे। देन उसके बाद नीचे क्या है, टाइम, तो टाइम की डायमेंशन t हो गई। अब ओवरऑल डायमेंशन क्या आएगी, ml t⁻², t⁻1 ऊपर चली जाएगी। इसको सॉल्व करके लिखेंगे ml2, ml2 नहीं है, सिर्फ ml है। सो ml t⁻³ अब आप देखो कि जो a की डायमेंशन आई है वो आई है ml t⁻³ ए की डायमेंशन निकालना बहुत इजी था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने निकाल लिया। सिमिलरली बी की डायमेंशन निकाल लेते हैं। सो बी की डायमेंशन कैसे निकलेगी, देखो इस वाले टर्म को इस फोर्स के बराबर कर देंगे, यानी BT² वाली टर्म को हम अगेन फोर्स के बराबर कर देंगे। अब देखो BT² निकालना है तो फोर्स डिवाइडेड बाय T²। समझो फोर्स की डायमेंशन mlt-2 डिवाइडेड बाय टी की टाइम की डायमेंशन T²। देन उसके बाद ml t⁻²। अब ये वाला t-2 लेके ऊपर जाएगा। अब देखो ml t⁻, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -4 आ जाएगा। इसकी डायमेंशन होगी, बी की डायमेंशन m1l1 t⁻⁻4। इजी था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से निकालना बहुत आसान है। अब नेक्स्ट डायमेंशन को चेक करते हैं। CT² की डायमेंशन अगेन किसके बराबर होगी, फोर्स के बराबर। हाँ, क्योंकि हर एक, मैंने क्या बोला था देखो, फिजिकल रिलेशन में, इक्वेशन में डायमेंशन सेम होगी बोथ साइड में, तो हर एक बोथ साइड में सेम करनी है। तो CT² की डायमेंशन किसके बराबर होगी, F के। अब देखो किसकी डायमेंशन निकालनी है, C की। C को अलग करो, F/T³ आई थिंक वो क्यूब है, हाँ वो क्यूब है, ठीक है। अब C की डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स की डायमेंशन mlt-2 आ जाएगा। देन उसके बाद T की क्यूब करेंगे, इजी। अगेन T को ऊपर ले जाएंगे, mlt t⁻⁻5 आ जाएगी। जैसे वो -4 आई, -3 आई, देखो कितना आसान था। सी की डायमेंशन भी आ गई। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्वेश्चन करना बहुत इजी है। अब एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एबीसी की डायमेंशन निकालनी है, और क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन हमारा है P बराबर AX प्लस BX³ प्लस CX²। बहुत इजी था। अब एक बात बताओ, इसमें P क्या है, देखो P जो है वो मोमेंटम है, P जो है वो मोमेंटम है, और इसमें जो X है वो डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा मान लो। X जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब समझो हमें ए बी सी तीनों की डायमेंशन निकालनी है। तो अब ये फिजिकल इक्वेशन है, तो हर एक टर्म की डायमेंशन दूसरी साइड में बराबर होगी, यानी P की डायमेंशन इस टर्म के बराबर होगी। तो करते हैं, देखो मोमेंटम बराबर ए एक्स, आसान है। अब मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, देखो मोमेंटम की डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, mlt-1, आसान है। सो मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, mlt-1, विच इज इजी। और वैसे भी समझ आ रहा है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मास और वेलोसिटी lt-1, lt-2, वेलोसिटी में -1 आएगी शायद, ये आई थिंक, हाँ ये -1 है, यहाँ -1 रहेगा। चेक कर लेते हैं एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं मैंने वहां तो मिस्टेक नहीं कर दी। हाँ LT-1 है, बिल्कुल ठीक है। सो क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखो मोमेंटम की डायमेंशन LT-1 आ गई। अब देखो ए की डायमेंशन निकालनी है, ए को अलग करो, अलग करो। सो P डिवाइडेड बाय X हो जाएगा। अब P की डायमेंशन क्या है, यानी P मोमेंटम है, mlt-2, -2 नहीं -1। देन उसके बाद X की डायमेंशन, X एक डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L हो जाएगी। देखो मैं ब्रैकेट कहीं कहीं लगा रहा हूँ, कहीं कहीं नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, डायमेंशन फॉर्मूला, लगाना ना लगाना इट्स नॉट मैटर। देखो अब फाइनली जो आएगा mlt-1, एंड जो T ये L जो दे रखा है ये ऊपर जाएगा -1 लेके, ठीक है। अगेन जो डायमेंशन आएगी ml की पावर, देखो देखो यहाँ से भी समझ आ रहा है, L सीधा सीधा कट गया, और ऊपर से भी समझ आ रहा है, तो L तो कट गया, तो L तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। सो T की पावर -1 आ गई। तो A की डायमेंशन क्या आ गई, A की डायमेंशन आ गई mt⁻1। अगेन इजी था। अब हम निकालेंगे इस टर्म की डायमेंशन, इसमें B है तो B की निकालनी है, तो ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी, अगेन मोमेंटम के, ठीक है। तो देखो
बी बाय एक्स क्यूब बराबर मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम की डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगी, देखो मोमेंटम की नहीं निकालनी हमें, बी की निकालनी है। सो बी किसके बराबर आ जाएगा, पी इंटू एक्स क्यूब। अब देखो मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2 नहीं -1, एम एल टी की पावर -1, देन ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्यूब यानी एल की क्यूब। आसान था। अब देखो ओवरऑल जो डायमेंशन आएगी एम एल की पावर 3 और 1, ये 4 हो गई, देन टी की पावर -1। सो बी की जो डायमेंशन आ गई है वो क्या आ गई, एम एल की पावर 4 टी की पावर -1। इजी था ये भी। इसी तरीके से अगर हम सी एक्स स्क्वायर की निकालें, अगर सी एक्स नहीं सी की डायमेंशन निकाले तो वो भी मोमेंटम के बराबर होगा। और सी की डायमेंशन निकालने के लिए पी बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड कर जाएगा स्क्वायर, पी की डायमेंशन एम एल टी -1 आ जाएगा। ठीक है। और ये एल स्क्वायर आ जाएगा नीचे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर। सो एम, देखो एल, एक एल कट जाएगा और एक एल माइनस लेके ऊपर जाएगा। ठीक है। ये एल ऊपर था एक, और दो एल नीचे थे, तो एक एल कट गया, एक एल माइनस लेके ऊपर चले गया, देन टी की पावर -1। सो ये जो डायमेंशन होगी ये सी की डायमेंशन होगी। तो आप देखो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्वेश्चन करना कितना आसान हो रहा है, समझ रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्वेश्चन करना बहुत इजी हो रहा है। सो एक और क्वेश्चन करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये कह रहा है कि हमें डायमेंशन निकालनी है ए क्रॉस बी की, ये बीच में स्टार लगाने का मतलब है क्रॉस हो रहा है। ठीक है, हमें ए क्रॉस बी की डायमेंशन निकालनी है। अब हमें रिलेशन क्या गिवन है, देखो पी बराबर बी माइनस एक्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए टी की स्क्वायर। नो, ए टी की स्क्वायर नहीं, सिर्फ ए टी रखते हैं। ठीक है। अब देखो पी क्या है, पी हमारा पावर है, ठीक है, और एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, एंड देन जो टी है वो टाइम है। समझ आती है। अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है देखो, मतलब बट इजी है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। हमें पावर की डायमेंशन पता होनी चाहिए। सो पावर की डायमेंशन को एक बार लिख लेते हैं। पावर की डायमेंशन देखो हमने क्या निकाली थी, देखो पावर की डायमेंशन एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 -3। सो पावर की डायमेंशन क्या होगी, एम एल की पावर 2 टी की पावर -3, यही तो है पावर की डायमेंशन। डिस्टेंस की डायमेंशन एल हो जाएगी, टाइम की डायमेंशन टी हो जाएगी। बहुत इजी था। ठीक है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। सबसे पहले देखो कि आप बी की डायमेंशन, आप, मैंने आपको क्या कहा था कि हर एक टर्म की डायमेंशन दूसरी एलएचएस साइड में बराबर होगी। अब देखो क्या तुम बी की डायमेंशन पी के बराबर कर सकते हो, पावर के बराबर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बी एक अकेला टर्म नहीं है, उसके साथ बी माइनस एक्स स्क्वायर जुड़ा हुआ है, तो हमें उसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन में बी की डायमेंशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले बी, ये ऊपर वाले टर्म पे, ये नोमिनेटर पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन का वो लगाना पड़ेगा, यानी बी की डायमेंशन एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, यानी बी की डायमेंशन एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बी की डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, एक्स है डिस्टेंस, तो एल की स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी दिस इज एल स्क्वायर। सिमिलरली अब हमें ए टी की, मतलब ए की डायमेंशन निकालनी है, तो अब हम इसको रिलेशन को लिखेंगे, पी बराबर बी माइनस एक्स की स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए टी। अब इसको समझो, अब हम हर एक जगह डायमेंशन को लिखेंगे। पी की डायमेंशन क्या होगी, यानी पावर की डायमेंशन ml2t-3। हमने पावर की डायमेंशन लिख दी पावर की जगह। अब देखो बी स्क्वायर, अब बी, देखो बी की डायमेंशन क्या आई है, एल की स्क्वायर, माइनस एक्स की स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, अगेन एल की स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एल स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या ये जीरो हो जाएगा, नहीं, डायमेंशन कभी भी माइनस नहीं होती है। सो ये एल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर ही रहेगा, डायमेंशन कांट भी माइनस। आप खुद ही सोचो ना, क्या आप यूनिट्स में से यूनिट्स को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो ए इंटू टी की डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, टी। ठीक है। अब समझो अगेन ml2t-3, देखो ऊपर क्या बचेगा, एल स्क्वायर, मैंने बताया था डायमेंशन कांट भी माइनस, एंड टी। अब ए की डायमेंशन निकालनी है, ए को ऊपर ले जाएंगे, ए बराबर एल स्क्वायर नीचे बचेगा, एम एल की स्क्वायर टी की पावर -3 इंटू में टी ऊपर आ गया और टी रखा हुआ है,
ओवरऑल डायमेंशन निकालेंगे, एम ऊपर जाएगा, एम की पावर -1, एल ऑलरेडी स्क्वायर में रखा हुआ है, एन देखो एल से एल कट गया तो एल को रखने की जरूरत ही नहीं है। देन उसके बाद टी की क्यूब, देन ये टी की पावर 1। सो ओवरऑल इसकी डायमेंशन आ जाएगी -2 और वो -2 पर चले जाएगी। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर तो 1 बचा, नीचे बचा m, देन उसके बाद t की पावर, ये -3 है और ये 1 है, तो t की पावर हो गई -2, माइनस प्लस माइनस होता है। देन अगेन जो डायमेंशन आएगी m l, l तो है ही नहीं, सो t की पावर 2। तो ये जो डायमेंशन आई है, ये आई है a की डायमेंशन। अब आप देखो a की डायमेंशन क्या आ गई, a की डायमेंशन आ गई ml2। हमें ओवरऑल किसकी डायमेंशन निकालनी है, a क्रॉस b की डायमेंशन निकालनी है। a की डायमेंशन क्या है ml2, इनटू में b की डायमेंशन क्या है l2, ये t2 है, ये t की पावर 2। सो a क्रॉस b की डायमेंशन क्या आ गई, ml2 t2। बहुत इजी था, ये भी क्वेश्चन हो गया। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से या फिर करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन से हम किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 भी परफॉर्म कर गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, एक नए रिलेशन को समझते हैं। जैसे हमारे डायमेंशन एनालिसिस के तीसरा एनालिसिस था टू डराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है, यानी फॉर्मूला ड्राइव करना है। सो हमें रिलेशनशिप ड्राइव करना है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, डिफरेंट इक्वेशंस के बीच में। तो इसको करते हैं और इसको हमें क्वेश्चन के तरीके से करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स के लिए कोई एक्सप्रेशन निकालना है, वेयर, अब देखो फोर्स जो है डिपेंड अपॉन मास ऑफ पार्टिकल। सेंटीपिटल फोर्स जो है, सेंटीपिटल फोर्स है तो नीचे सी लगा देता हूं, वो जो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जो डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल के मास पे, जो कि एम पे, एम है, ठीक है, मास पे डिपेंड कर रहा है। देन उसके बाद वो वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, और किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, सर्कल के रेडियस पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब हम तीनों को ना कंबाइन कर लेते हैं, तो कंबाइन करने के बाद हमारा जो सेंटीपिटल फोर्स आएगा, या इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे रखते हैं, एम वी आर। अब आपको क्या करना है कि m की पावर आप a लगा लो, v की पावर आप b लगा लो, और r की पावर आप c लगा लो, इजी, ठीक है। ये आपको खुद से मानना है। और ओवरऑल जब आप देखो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा कि m की पावर a, b की पावर b, r की पावर c। अब आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इजी था। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लिया, अब हम लिखेंगे राइटिंग 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 डायमेंशन ऑन बोथ साइड। अब हम बोथ साइड पे डायमेंशन लिखेंगे। देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt की पावर -2, बहुत इजी। देखो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब देखो m क्या है, m एक मास था पार्टिकल का, तो मास की डायमेंशन क्या होगी m, सो m की पावर कितनी कर दूं, a लगी हुई है तो a लगा देते हैं। अब देखो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1, डायमेंशन लिखनी है ना, lt-1 वेलोसिटी की डायमेंशन होती है और उसकी पूरे की पावर है b। अगेन रेडियस एक तरीके का डिस्टेंस होता है, तो उसकी डायमेंशन होगी l और उसकी पावर होगी c। ये भी इजी था ये पार्ट। अब समझना है हमें, डायमेंशंस को अच्छे से लिखना है। देखो कैसे, देखो मास की डायमेंशन तो a होगी, ठीक है। अब देखो L की डायमेंशन अगर B, यहाँ पे देखो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, L से भी पावर मल्टीप्लाई होगी और T से भी मल्टीप्लाई होगी। सो L की पावर यहाँ पे B है और L की पावर यहाँ पे C है, तो हम कह नहीं सकते कि L की पावर B प्लस C हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली T की पावर -1 है तो B मल्टीप्लाई होगा तो -B हो जाएगी। तो देखो ये एक्सप्रेशन आ गया, MLT की पावर -2, आसान था। अब देखो
इसकी नेक्स्ट लाइन पे इसको क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। अब हम बोथ साइड के डायमेंशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हमें बोथ साइड के डायमेंशन को कंपेयर करना है, तो मास की डायमेंशन को मास की डायमेंशन से कंपेयर करेंगे। अब देखो, इधर मास की डायमेंशन है ए, इधर मास की डायमेंशन है 1, सो ए किसके बराबर आ गया, 1 के। बहुत इजी था। अब बी प्लस सी यानी लेंथ की डायमेंशन लेंथ के बराबर, बी प्लस सी किसके बराबर आ गया, 1 के। अगेन माइनस बी यानी टी की डायमेंशन किसके बराबर है, -2 के। सो माइनस बी बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2। ये भी इजी था। अब बी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सो बी प्लस सी बराबर 1, सो सी बराबर 1 - 2, सी इक्वल टू -1। सी की डायमेंशन आ गई -1, इजी। अब समझते हैं इसके फॉर्मूले को। अब देखो, हमें ये ए बी सी पुट करना है, पुट ए कॉमा बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमें ये ए बी सी तीनों वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। इक्वेशन 1 को लिखते हैं। हमारा जो सेंटीपिटल फोर्स है वो बराबर है के एम की पावर ए वी की पावर बी आर की पावर सी, इजी। के अब एम की पावर ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिखना नॉट नेसेसरी। नाउ वी की वैल्यू लिखते हैं, वी की वैल्यू क्या है, वी की पावर क्या है बी, और बी की वैल्यू 2 है तो वी की स्क्वायर आ गई। देन उसके बाद आर की पावर है सी, और सी की वैल्यू है -1। अब देखो ये -1 नीचे चले जाएगा, के एम वी स्क्वायर बाय पावर माइनस है तो नीचे जाके पावर प्लस हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये सेंटीपिटल फोर्स के लिए आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाता है डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड एनालिसिस, ठीक है। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें ये के की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसको हम डायमेंशनली 1 मान मतलब स्टैंडर्डली 1 मान लेते हैं इसको, ताकि हमारा फॉर्मूला जो सेंटीपिटल फोर्स का आ जाए वो आ जाए एम वी स्क्वायर बाय आर। हम इसको 1 मान लेते हैं, तो हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया के एम वी स्क्वायर बाय आर या एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, और इस पे हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। सो डायमेंशन एनालिसिस के कुछ लिमिटेशन है उसको समझते हैं, वो क्या कहते हैं। देखो, सबसे पहला लिमिटेशन, इट कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं हो रही थी वैल्यू फाइंड। दूसरा लिमिटेशन क्या कहता है, इट कैन नॉट अप्लाई इन द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, या फिर ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे टर्म पे ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये इसका लिमिटेशन से एक ड्रॉबैक है। देन उसके बाद तीसरा क्या कहता है, इट कैन नॉट अप्लाई एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर टर्म्स, जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए ये सक्षम नहीं है भाई, ये एनालिसिस ऐसे फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर पाता, ये इसका एक ड्रॉबैक है। देन इसका फोर्थ ड्रॉबैक क्या कहता है, इट कैन नॉट अप्लाई एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग, ऐसे एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होते हैं, जिनकी डायमेंशन होती है, ऐसे एक्सप्रेशन को फाइंड नहीं कर पाता, ये भी इसका ड्रॉबैक है। सो बहुत इजी था, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, लेक्चर 3 को हम यहीं पे एंड करते हैं, और हम लेक्चर 4 के अंदर हम इसके और आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे, जिससे हमारा चैप्टर प्योरली कंप्लीट हो जाएगा और हमें बहुत इजीली समझ आने लगेगा। तो हम इस लेक्चर को आज के लिए एंड करते हैं। आप वीडियो देखते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और हमेशा खुश रहिए, और पढ़ाई हमेशा करते रहिए, पढ़ाई कभी छोड़िए मत, ठीक है। सो वीडियो को लाइव सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।